स्पेशल एजेंट शनाया अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी पर एक आतंकवादी गिरोह का धुआंधार गोलियों से हमला हो जाता है। शनाया ड्राइव करते हुए खुद को आतंकवादियों की गोलियों से बचाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी शनाया की गाड़ी एकदम से अनबैलेंस हो जाती है और एक झाड़ी में जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। अंधेरी रात और जंगल के पास उसकी गाड़ी का टकराना और किसी गिरोह का इस तरह शनाया पर हमला करना कोई नई बात नहीं थी। वो हर दिन ऐसे खतरों से खेलती आई थी और शनाया अपनी जान हथेली पर लेकर चलने वाली एक रॉ की सबसे चालाक और तेज तर्रार एजेंट थी। लेकिन आज शायद खतरा कुछ ज्यादा ही था। आज ना ही शनाया के पास उसकी मदद के लिए उसके जवान थे और ना ही उसके पास कुछ खास हथियार, सिवाय एक पिस्टल और चंद गोलियों के। आतंकवादियों की कुछ गोलियां शनाया को छूते हुए निकल गई थी, जिससे वो थोड़ी बहुत घायल हो चुकी थी। आखिरी में सिर्फ एक 9mm की पिस्टल लिए खून से लथपथ वो गाड़ी से बाहर निकलती है और गुस्से में अंधाधुन आतंकियों पर फायर करती है। आखिरी गोली एक आतंकवादी को लगती है और उनका गिरोह और भी ज्यादा उत्तेजित हो उठता है। कमीनी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आज बचेगी नहीं तू। उनमें से एक आदमी अपनी AK-47 रिफिल करते हुए कहता है। तब तक शनाया मौका पाकर जंगल के घने अंधेरे की तरफ भागती है। चल चल पीछा कर, देख क्या रहा है, वो आदमी ड्राइवर सीट पर बैठे साथी से कहता है। जंगल में नहीं जाएगी गाड़ी, ड्राइवर जवाब देता है। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 7 आतंकवादी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और शनाया का पीछा करते हुए तेजी से जंगल में दाखिल हो जाते हैं। भाई आराम से, मैंने सुना है बहुत खतरनाक है साली, कहीं पीछे से हमला ना करते। उनमें से एक सहमा हुआ आदमी कहता है, साले एक लौंडिया से इतना ही डरता है तो चूड़ियां पहन ले जाके, दूसरा उसे जवाब देता है। तभी पीछे से उनके एक साथी पर हमला होता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके पलटते ही वो आदमी दम तोड़ता हुआ जमीन पर तड़प रहा होता है। उसका गला रेत दिया गया है, जिसे देखकर आतंकवादी और भी चौकन्ने हो जाते हैं। भाई रहने देते हैं, फिर किसी दिन देख लेंगे साली को, डरा हुआ साथी अपने लीडर से रिक्वेस्ट करता है। उनका लीडर उसका कॉलर पकड़कर चेतावनी भरी आवाज में कहता है, सुन मेरी बात, अगर तूने इसके बाद एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो उसके पहले मैं तुझे मार दूंगा, समझा? चलो ढूंढो उसे, वो मरेगी और आज ही मरेगी। मैं भी देखता हूं कहां तक भागती है। सभी शनाया को ढूंढने में लग जाते हैं। पूरे आधे घंटे तक जंगल में ढूंढते रहने के बाद उन्हें खून का निशान एक तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वो आतंकवादी उस निशान का पीछा करते हुए एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जो एक छोटा सा कमरे जैसा मालूम पड़ता है। इससे पहले कि उनमें से एक साथी कमरे के अंदर घुसता, एक गोली सीधे उसके माथे को चीरते हुए उसके सर के आर पार हो जाती है। सभी आतंकवादी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अंदर है साली, लीडर चिल्लाता है, अपनी अपनी पोजीशन ले लो, चिड़िया जाल में फंस चुकी है। सभी सांसें रोककर दरवाजे के सामने घात लगाए खड़े हैं। अंदर शनाया खून से सनी तेज चलती हुई सांसों में अपनी पिस्टल रिफिल करती है और दीवार के सहारे खुद को खड़ा रखने की कोशिश करती है। वो अपना फोन निकालकर चेक करती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं है। शनाया खुद से कहती है, साले हराम खोरो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मरने की इतनी जल्दी थी तो कल आ जाते। बड़ी मुश्किल से पिक्चर देखने का प्लान बनाया था, लगता है आज भी आकाश के साथ मेरा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखने का सपना अधूरा रह जाए। तभी उसके बगल की दीवार की पपड़ी एक गोली लगने से झड़कर गिरती है, जैसे शनाया के कान के ठीक 2 इंच की दूरी से बचकर गई हो। तेरी माँ की! शनाया गुस्से में पलटकर एक के बाद एक 3 राउंड फायर करती है, जिसके जवाब में सारे आतंकवादी शनाया पर गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा खंडहर गूंजने लगता है। आतंकवादी लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। जितनी तेजी से वो फायर कर रहे थे, शनाया का गुस्सा उतना ही तेज होने लगा था और जोश में वो गोलियों का जवाब गोलियों से दे रही थी। तकरीबन 5 मिनट की मुठभेड़ के बाद शनाया थक जाती है और अपनी पिस्टल चेक करती है। सिर्फ 3 गोलियां बची हैं। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे आसपास कुछ शांति सी हो गई हो। बाहर से गोलियां चलनी बंद हो गई थी। शनाया को कुछ अजीब सा लगता है और वो बाहर झांक कर देखती है तो सारे ही आतंकी अपनी पोजीशन लेकर मानो किसी बर्फ की तरह जम गए थे, जैसे किसी ने उन्हें स्टैच्यू बोल दिया हो। उनकी नजरें भी एक जगह टिक कर रह गई थी, जैसे हवा में किसी को देख रहे हों और उन्हें अपनी नजरें हटाने की भी इजाजत ना हो। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो आतंकवादी उसके खून के प्यासे थे, वो अचानक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे। शनाया ऐसी कश्मकश में थी कि तभी उसे पीछे से कुछ तेज रोशनी जैसी दिखाई पड़ती है।
वो जैसी पलटती है तो वहां एक लंबा सा आदमी प्रकट होता है। ये रोशनी उसी आदमी से आ रही थी। वो आदमी दिखने में आधा पारदर्शी नजर आता है। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था मानो कोई फरिश्ता हो। वो मुस्कुराते हुए कहता है, उनसे लड़ना बंद कर दो शनाया, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शनाया अपनी बंदूक उसे दिखाते हुए कहती है, ओ मिस्टर, इसमें 3 गोलियां भी बाकी हैं और मैं इन जैसे न जाने कितने सैकड़ों कीड़े मकोड़ों को मार चुकी हूं। शनाया नाम है मेरा और शनाया इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। तुम जाओ ना यार, भगवान से जाकर कहना अभी शनाया का उनसे मिलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अभी तुम जाओ यहां से, नहीं तो इधर ट्रिगर दबेगा, उधर तुम जमीन पर तुम्हारी आत्मा तुम्हारी डेड बॉडी को देख रही होगी। वो फरिश्ता हंसता है और कहता है, ये तुम्हारी या मेरी मृत्यु का वक्त नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारी आत्मा को शरीर से मिलवाने आया हूं जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है शनाया। शनाया कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और वो यहाँ किस लिए आया है और ये आत्मा और शरीर की बातें क्यों कर रहा है। ओ भाई चल, अब पका मत। कौन सा शरीर, कैसी आत्मा, वो पूछती है। वो फरिश्ता मुस्कुराता है और कहता है, सब समझ आ जाएगा। बस यूं समझो, तुम्हारे हाथ पर बना जो निशान देखकर तुम हमेशा ये सोचती रहती हो कि इसका मतलब क्या है। अब वो वक्त आ चुका है, उसका जवाब तुम्हें मिलने वाला है। शनाया झट से अपनी कलाई पर बने निशान को देखती है जो जन्म से ही उसके हाथ पर था। वो अजीब सा निशान, जैसे किसी ने नक्काशी करके उसे बनाया हो। वो हमेशा सोचती थी कि इस निशान का क्या मतलब है। ना उसके माँ बाबा को पता था, ना ही कोई सदगुरु बता पाया। और तभी वो फरिश्ता वहां से चला जाता है और शनाया की दुनिया दोबारा से चल पड़ती है, जिसमें आतंकी गोली चला रहे थे। और इससे पहले कि शनाया पलट पाती, एक गोली सीधा उसके सर के पीछे लगती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद शनाया की आंखें खुलती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेटे हुए ही वो छत को देखती है जिस पर राजा महाराजाओं के जमाने की नक्काशी जैसे डिजाइन बने हुए दिखाई देते हैं। शनाया को एहसास होता है कि वो एक चारपाई पर लेटी है। उसके हाथ बंधे हैं और 2 लोग उसे कहीं ले जा रहे हैं। उसके शरीर के सारे कपड़े उतार दिए गए हैं और उसके ऊपर एक पतली सी रेशमी चादर डाल दी गई है। लेकिन उसे और भी बड़ा झटका लगता है जब वो अपने शरीर को ठीक से महसूस करने की कोशिश करती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी हो। उसकी कद काठी और शरीर दोनों ही छोटे हो गए थे। फिर शनाया को महसूस होता है कि यह उसका शरीर है ही नहीं बल्कि किसी और इंसान का है, सिवाय उस हाथ पर बने निशान के जो अब भी शनाया अपनी कलाई पे देख पा रही थी। शनाया पूरी तरह से अचंभे में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। चारपाई को अपने कंधे पर लिए 4 सिपाही, जो कि किसी शाही सेवक जैसे कपड़ों में थे, एक बड़े से गलियारे से गुजर रहे थे। दाईं तरफ से रोशनदान से आ रही चांद की रोशनी की तरफ शनाया देख रही थी। आसमान में मोतियों जैसे करोड़ों तारों को देखकर शनाया खोसी गई थी। आसमान जैसे नया सा लगने लगा हो। शहर के चकाचौंध में शनाया ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। शनाया को लगने लगा कि वो मर चुकी है और वो आदमी शायद सच कह रहा था। वो शायद देवदूत था जो उसकी आत्मा को यहां लेकर आया था और अब शायद उसकी आत्मा को अपने कर्मों के सवाल और जवाब के लिए भगवान के पास ले जाया जा रहा है। लेकिन उसके हाथ क्यों बंधे थे और कपड़े क्यों उतार लिए गए थे? और तो और ये शरीर भी उसका नहीं था सिवाय उस निशान के। शनाया ये सब सोच ही रही थी कि उसको एक लड़की की चीख सुनाई देती है। सिर्फ एक बार चीखने की आवाज आकर थम जाती है। एक सिपाही दूसरे से बोलता है, जल्दी करो, लगता है तीसरी भी गई। शनाया समझ नहीं पाई। वो सिपाही एक बड़े से आलीशान दरवाजे के पास शनाया को ले जाते हैं और वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है। सिपाही शनाया की चारपाई को एक बड़े से कक्ष के अंदर ले जाकर रख देते हैं जिसमें एक अजीब सा वातावरण बना हुआ होता है। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा बिस्तर लगा है जो चारों तरफ से जालीदार पर्दों से ढका है। उसके अंदर एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके बाल लंबे और शरीर मजबूत दिखाई पड़ते हैं, नग्न अवस्था में एक लड़की के ऊपर लेटा होता है। शायद ये चीख उसी लड़की की थी। वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जैसे ही सिपाही शनाया की चारपाई जमीन पर रखते हैं, वो आदमी अपने नीचे पड़ी उस लड़की को लात मारकर नीचे गिरा देता है। लड़की के मुंह से खून बह रहा होता है। आंखें खुली लेकिन शरीर बेजान लगता है। वो आदमी लंबी आह भरते हुए बिस्तर से उठता है और पास में रखे शराब के एक बड़े से बर्तन से खुद के सर पर शराब बहाता है और फिर पीने लगता है। चारों सिपाही डरे हुए होते हैं, जिनमें से एक डरी हुई आवाज में कहता है, प्रभु
हम उसे ले आए हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे बिस्तर से उठकर अंगड़ाई लेता है और चलकर एक कोने में जाता है और तंदूर में भुने हुए गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर चबाने लगता है। तभी कक्ष के बाहर से एक दूसरा आदमी दौड़ता हुआ अंदर आता है और उसके चेहरे पर घबराहट और क्रोध नजर आ रहा होता है। कपड़ों से वो शाही परिवार का कोई सदस्य मालूम होता है। अंदर आते ही वो शनाया की चारपाई की तरफ देखकर चिल्लाता है कि आप क्या कर रहे हैं कुंवर बलराज? जिज्ञासा राज परिवार का एक हिस्सा है। आप इस बच्ची के साथ ये क्रूरता नहीं कर सकते। उसे जाने दो महाराज। बलराज पलटता है और उस आदमी की आंख में घूरते हुए कहता है, ये राज परिवार का हिस्सा नहीं, मेरी नजरों में ये केवल राज परिवार का एक सामान है जिसका मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारा भाग्य अच्छा है मंत्री कि पिताजी के लिए तुम महत्वपूर्ण प्राणी हो, वरना मेरी एकांत अवस्था को भंग करने के लिए तुम्हारा सर धड़ से अलग हो गया होता। मंत्री थोड़ा सहम जाता है और घबराते हुए कहता है, कुंवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस बच्ची पर दया करें, बेचारी मर जाएगी। बलराज उसके पास आकर कहता है, क्या पता ये चौथी है, चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। बलराज के एक इशारे पर सिपाही दरवाजा बंद कर देते हैं और दो शनाया की रस्सी खोलकर उसको चादर समेत बिस्तर पर डाल देते हैं। बेहोशी का नाटक करते हुए शनाया बिना कुछ बोले चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है। बलराज शनाया की तरफ जाता है। मंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन एक सिपाही उसे रोक देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? जानते हो तुम किसका रास्ता रोक रहे हो? मंत्री सिपाही से कहता है। बलराज जवाब देता है, जब मेरी आज्ञा होती है तो किसी का भी रास्ता रोका जा सकता है। मंत्री, तुम यहीं खड़े रहोगे और अपनी आंखों से देखोगे जो तुम देखना नहीं चाहते। बलराज सैनिक की तरफ देखकर कहता है, अगर मंत्री जी एक कदम भी आगे या पीछे बढ़ाएं तो उनके पैर काट देना। जान से मत मारना, ये हमारे पिताजी के सबसे खास है, क्यों मंत्री जी? मंत्री बिना कुछ बोले बेबस वहीं खड़ा रहता है। जैसे ही बलराज बिस्तर पर बेहोश पड़ी शनाया की तरफ आगे बढ़ता है, मंत्री दोबारा से गिड़गिड़ाने लगता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कुंवर? ये एक राजकुमार को शोभा नहीं देता, उसे छोड़ दीजिए। बलराज मंत्री की बातों को अनसुना कर देता है और शनाया के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ता है और हवस और गुस्से के साथ अपने नाखून उसके गालों पर गड़ाता है। शनाया झट से आंखें खोल देती है। पल भर के लिए बलराज चौंक जाता है और मुस्कुराकर कहता है, ये सही है, तू अगर दर्द से जागती तो उतना मजा नहीं आता जितना तुझे जागते हुए दर्द देने में आता। शनाया भी मुस्कुराती है और कहती है, अरे वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इससे पहले कि बलराज पूरी तरह शनाया के जवाब पर चौंक पाता, शनाया झट से बलराज का हाथ मोड़ देती है और उसके लंबे बाल में लगी लोहे की एक पिन निकाल लेती है। शनाया ये सब इतनी फुर्ती और तेजी के साथ करती है कि मंत्री ये सब देखकर अचंभे में पड़ जाता है और अगले ही क्षण वो लोहे की पिन बलराज के सीने में गड़ी हुई दिखाई देती है। ये सब इतना तेजी से हुआ था कि मानो किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। क्या शनाया बलराज का कत्ल कर देती है या बलराज के हाथों खुद शिकार हो जाएगी? अगर शनाया बच भी जाती है तो क्या वो मगध साम्राज्य के सिपाहियों से अपनी जान बचा पाएगी? हैरत अंगेज और तिलस्मी दुनिया से भरपूर इस कहानी का अगला हिस्सा कैसा होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया का हमला इतना जोरदार और जानलेवा था कि बलराज जमीन पर गिर पड़ता है। सभी सैनिक और मंत्री अपनी फटी हुई आंखों से कभी शनाया तो कभी जमीन पर तड़प रहे बलराज को देखते हैं। आखिर शनाया खड़ी होकर चादर से अपना शरीर लपेटती है और बलराज के सीने से पिन निकालती है। बलराज के सिपाही शनाया पर हमला करते हैं और एक के बाद एक शनाया उनके हाथ के नीचे से निकल जाती है और तीनों सिपाही अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। शनाया की चीते सी फुर्ती देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शनाया के चौथे सिपाही तक पहुंचते पहुंचते तीनों सिपाहियों के गले से खून निकलने लगता है और वो अपनी ही जमी हुई जगह पर गिर पड़ते हैं। ये देखकर चौथा सिपाही वहां से भाग खड़ा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, सावधान सावधान, कुंवर बलराज पर हमला हुआ है। दासी जिज्ञासा ने कुंवर बलराज को मार दिया। सैनिक के चिल्लाने पर पूरे महल में कुछ ही देर में अफरा तफरी मच जाती है और सैनिकों का एक जत्था बलराज के कक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। शनाया पिन लिए हुए मंत्री का गला पकड़ लेती है और पिन उसके गले पर गड़ाते हुए पूछती है, क्या चल रहा है सब? कहाँ हूं मैं? कौन हो तुम लोग? ये जगह कौन सी है? मंत्री घबरा कर बोलता है, ये आप क्या कह रही हैं जिज्ञासा? हम कुछ समझ नहीं पा रहे और आपके अंदर ये शक्तियां कहाँ से आई? शनाया उसका गला जोर से दबाती है और कहती है, अबे बुड्ढे, सुन मेरी बात, एक बार पूछूंगी उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना
यहाँ 4 लाशें पड़ी हैं, 5वीं तेरी होगी। कौन सी जगह है, जल्दी बता। मंत्री बिना भी एक शब्द जोड़े या घटाए जवाब देता है, राजमहल है। किसका राजमहल और कौन सी जगह पर हूं मैं? शनाया दोबारा पूछती है। ये राजा चंद्रसेन का राजमहल है और ये मगध राज्य है। शनाया कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, माँ की आंख, ये मगध राज्य तो 14वीं सदी में हुआ करता था ना? मंत्री जवाब देता है, अंग्रेजी राज्य के लोगों के हिसाब से ये 14वीं सदी ही है। 1 मिनट, शनाया रोक कर पूछती है, तो तू ये कह रहा है कि मैं इस वक्त 14वीं सदी में खड़ी हूं? अंग्रेजी राज्य के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं, मंत्री जवाब देता है। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या एक बुरा सपना। वो खुद के शरीर को इशारा करके पूछती है, ये किसका शरीर है, मतलब मैं कौन हूं? मंत्री थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है और हिचकिचाते हुए जवाब देता है, जिज्ञासा ये आपका ही तो शरीर है। शनाया पूछती है, अबे जिज्ञासा कौन है? मंत्री जवाब देता है, जिज्ञासा आप हैं जिज्ञासा। शनाया झुंझला जाती है और कहती है, अरे मेरे बाप, मतलब मैं कौन हूं? मंत्री पूरी तरह से फेर में पड़ जाता है कि इस लड़की को हुआ क्या है। तभी बाहर से जोर जोर से घंटा बजने की आवाज आने लगती है, जैसे पूरा राजमहल चौकन्ना हो गया हो। शनाया मंत्री को छोड़कर तेजी से एक सिपाही का कपड़ा उतार कर पहन लेती है और कक्ष से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसका दिमाग चकरा जाता है। शनाया जैसे ही कक्ष से बाहर निकलती है, उसे हर तरफ से आते हुए सैकड़ों सिपाही हाथ में भाले और तलवार लिए आते हुए दिखाई देते हैं। वो बाईं तरफ के गलियारे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो एक जगह जाकर मुड़ती है, वहां से भी कुछ और सिपाही आ रहे होते हैं। शनाया जैसे उन सिपाहियों को देखती है, वो झट से अपनी दिशा उल्टी तरफ मोड़कर चलने लगती है, जैसे वो भी उन्हीं की दिशा में जा रही हो और उनमें से ही एक हो। क्योंकि शनाया ने बलराज के कक्ष से निकलने से पहले सिपाही का ही लिबास पहन लिया था, इसलिए सिपाहियों को भी यही लगता रहा कि वो सिपाही उनमें से एक है। सिपाहियों में से एक सिपाही शनाया से पूछता है, तुमने देखा है उसे, कहाँ भागी है वो? शनाया बिना कुछ बोले दूसरी तरफ इशारा करती है और वो सारे सिपाही उधर ही दौड़ने लगते हैं। शनाया अपनी चाल धीमी कर देती है और वो सिपाही आगे निकल जाते हैं। और जैसे ही सब आगे निकलते हैं, शनाया दोबारा मुड़कर उल्टी तरफ भागने लगती है। जितनी जल्दी हो सके शनाया किसी तरह महल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। जो कुछ हुआ था उससे एक बात तो शनाया समझ चुकी थी, अगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था, क्योंकि उसने मगध के राजकुमार को जान से मार दिया था। शनाया महल में लगातार भागे जा रही थी। बलराज के कक्ष से दूर राजा के कक्ष से निकलते हुए राजा चंद्रसेन बलराज के कक्ष की तरफ बढ़ रहा होता है। चारों तरफ से सिपाहियों से घिरा हुआ राजा चंद्रसेन जितना अपने नाम से अच्छा मालूम होता है, उसका व्यक्तित्व उसके नाम के उतना ही विपरीत है। कदकाठी में लंबा चौड़ा, चेहरे से एकदम शांत लेकिन कड़े मिजाज का। चंद्रसेन बात सिर्फ उतनी ही बोलता है जितनी महत्वपूर्ण हो, और किसी से गलती हो जाए तो उस पर क्रूरता दिखाने की कोई सीमा नहीं होती। इस समय चंद्रसेन की आंखों में एक सैलाब नजर आ रहा था, जो कि अंदर ही अंदर उमड़ रहा था। आखिर राजकुमार पर जानलेवा हमला करना कोई छोटी बात नहीं थी। चंद्रसेन के निकट आने पर बड़े से बड़ा बलशाली भी खुद को भयभीत महसूस करता था, क्योंकि चंद्रसेन लोगों के लिए किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं था जो इंसान के भेष में रहता है। चंद्रसेन वो निर्दयी भेड़िया था जिसने गद्दी पाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया था और अपनी मां को बंदी बना दिया था। जब उसकी मां ने उसे बद्दुआ दी तो क्रोधित होकर अपनी मां को भी उसने अपने हाथों से मार डाला। तब से ही हर कोई चंद्रसेन से इतना खौफ खाता था कि उसके फैसले पर ना तो कोई अंकुश लगाने की कोशिश करता और ना ही कोई सवाल करने की हिमाकत करता था। सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही जीवित रहने का एकमात्र रास्ता होता था। चंद्रसेन वो घिनौना राजा था जिसकी नजरों में महिलाओं का स्थान सबसे निम्न आता। वो औरतों को अपने पैरों की जूती समझता था। पूरे राजमहल में सबसे निचली सतह पर महिलाओं के कक्ष थे और सारी दासियां राजमहल का पकवान बनाने और साफ सफाई का काम करती थी, और सिपाहियों के साथ संभोग के लिए कभी कभी उपस्थित रहना उनके लिए अनिवार्य था। और अगर कोई भी महिला राजा या राजमहल के मर्दों के आदेश का पालन करने से इनकार करती तो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता। चंद्रसेन के राज्य में महिलाएं हर समय मौत के साए में जिंदगी गुजारने को बेबस थी। राजमहल के बाहर समस्त प्रजा का जीवन ही बहुत कठिनाई से गुजरता है। राजमहल का कोई भी सिपाही किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकता, क्योंकि चंद्रसेन के कानून के मुताबिक राजमहल में रहने वाला या वहां कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दंड विधान के अधीन नहीं आता, या उन्हें दंड देने का निर्णय केवल और केवल राजा का ही होता है, जो जब चाहे जैसे चाहे राज्य की प्रजा पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। चंद्रसेन की गद्दी पर बैठते ही इस तरह के क्रूर नियम बनने शुरू हो गए थे और सारी जनता त्राही त्राही हो गई थी। चंद्रसेन का आतंक जब पूरे मगध पर छाया हुआ था, उसी समय एक बहुत बड़े ज्ञानी साधु ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो चंद्रसेन का अंत करेगा।
उस योद्धा के हाथ पर एक खास प्रकार का चिन्ह गड़ा होगा। ये वही चिन्ह है जो शनाया के हाथों पर था, और अब वो जिस शरीर में है वो शरीर उसी लड़की का है जो उसी चिन्ह के साथ उस युग में जन्मी थी। भविष्यवाणी होते ही राजा चंद्रसेन ने अपने सारे सिपाहियों को आदेश दिया था कि उस समय जन्मे हर एक बच्चे को जान से मार दिया जाए, लेकिन जब उसे पता चला कि वो चिन्ह एक लड़की के हाथों पर है तो चंद्रसेन बहुत हंसा था, और बजाय उस बच्ची को मारने के उसने उसे राजमहल में ही रख लिया, और उस भविष्यवाणी को चुनौती देने के लिए उसने उसे बड़ा होने तक पाला, और वो भी डरा डरा कर। उसे रोज प्रताड़ना देकर उसे ऐसा बना दिया जिससे वो अपनी परछाई से भी डरने लगी थी। इस लड़की का नाम जिज्ञासा था, और शनाया की आत्मा इस समय जिज्ञासा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। ये बात ना तो मगध के लोग जानते थे और ना ही राजा चंद्रसेन। चंद्रसेन प्रजा के सामने एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहता था जिससे प्रजा को भी लगने लगे कि अगर उनका कोई भगवान है तो सिर्फ चंद्रसेन है। चंद्रसेन को अपनी शक्तियों पर प्रचंड अहंकार था, और उसका अहंकार अपने बेटे की शक्तियां देखकर और भी बढ़ जाता था। शनाया ने अभी जिसे जान से मारा वो चंद्रसेन का वही बेटा बलराज था जिससे सारा साम्राज्य भयभीत रहता था। बलराज सेन राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था। उससे तलवारबाजी और कुश्ती में चुनौती देने का केवल एक ही मतलब था कि मृत्यु। बलराज केवल अपने हाथ से ही अपने प्रतिद्वंदी का सीना चीर सकता था। एक रात में 6 लड़कियों का संभोग करने और उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए वो कुख्यात था। बलराज के बारे में कहा जाता था कि वो आज तक कोई लड़ाई हारा नहीं था। बलराज जब भी कोई राज्य को जीतता उस राज्य के सैनिक ही नहीं सारे पुरुषों को मौत के घाट उतार देता था, सिर्फ महिलाओं को छोड़ देता था। ऐसा इसीलिए कि बलराज की नजर में औरतें सिर्फ उसकी शारीरिक जरूरत को पूरा करने का साधन मात्र थी। जब बलराज ने अपने सेवकों को जिज्ञासा को अपने कक्ष में लाने को कहा तो जिज्ञासा ने उसके भय से आत्महत्या कर ली। ठीक उसी वक्त शनाया की आत्मा ने जिज्ञासा के शरीर में प्रवेश किया था, और परिणाम स्वरूप बलराज अपनी जान से ही हाथ धो बैठा। राजा चंद्रसेन बलराज के कक्ष में दाखिल होता है, जहां बलराज सहित उन सिपाहियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी, लेकिन वहां पर अब मंत्री नहीं था। सिपाही चंद्रसेन से कहता है, महाराज यहां पर वित्तीय मंत्री विवेक धनराज भी थे। चंद्रसेन को मानो कुछ सुनाई ही नहीं देता, वो सिर्फ बलराज की लाश को देखता रहता है। चंद्रसेन अपनी नजरों के सामने अपने उस बलशाली बेटे की लाश खून से लथपथ पड़ी देख रहा था, जिसे छूने की किसी की हिम्मत नहीं थी। चंद्रसेन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब किसने किया होगा, क्यों किया होगा, ऐसा कौन है जिसने उसके बेटे को मारकर उसे खुली चुनौती दी थी। चंद्रसेन के साथ रक्षा मंत्री भूषण सिंह भी उपस्थित होता है, और चंद्रसेन को अपने क्रोध का उदाहरण देते हुए अपनी तलवार पर हाथ रखता है और उग्र भावना से पूछता है, आज्ञा दे महाराज, कितनों का जनसंहार करना है। चंद्रसेन उल्टे हाथ से एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर लगाता है। चंद्रसेन की आंखों में पानी और क्रोध की लाली साफ दिखाई देती है, लेकिन खुद पर काबू करते हुए वो कहता है, अभी इसी क्षण मंत्रिमंडल की बैठक बुलाओ और राजकुमार बलराज का शव पूरे सम्मान के साथ यहां से बाहर ले जाने की व्यवस्था करो। चंद्रसेन आंखों में क्रोध लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शनाया जान बचाकर भागने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती। इतने बड़े महल में गलियारे ही गलियारे हैं, कहीं से बाहर जाने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही एक जगह से मुड़ती तभी कोई उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लेता। शनाया उस पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि ये वही मंत्री है और वो एकदम से रुक जाती है। मंत्री कहता है, जिज्ञासा आपको क्या हो गया है, या आपने क्या कर दिया? आपने राजकुमार बलराज को मार दिया। आप जानती हैं इस जुर्म के लिए आपको कितनी बड़ी सजा भुगतनी होगी। शनाया कहती है, देखो भाई साहब, आप मेरी बात सुनो, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं कोई और हूं। ये तो जिज्ञासा का सिर्फ शरीर है, मेरा नाम शनाया है। समझ क्यों नहीं रहे हो आप? और वो कमीना जिसे तुम तुम्हारा राजकुमार कहते हो, उसे मैंने कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं मारा। उस हरामखोर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, उसे तो मरना ही था। मंत्री कहता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं जिज्ञासा? शनाया कहती है, एक काम करो, पहले मुझे यहाँ से निकालो, फिर जो तुम्हें जानना है मैं तुम्हें बताऊंगी, और जो मुझे जानना है तो मुझे बता देना। अभी प्लीज मुझे इस भूल भुलैया से बाहर निकालो यार। मंत्री दाएं बाएं देखता है और कहता है, आप जल्दी मेरे साथ आइए। मंत्री शनाया को लेकर एक खुफिया रास्ते की तरफ जाता है। वो खुफिया रास्ता दोनों को जमीन के नीचे गुफा की तरफ ले जाता है, जिसमें पानी बह रहा होता है। रास्ते में मंत्री और शनाया एक दूसरे से बातें करते हैं, जिसमें शनाया बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। मंत्री अचंभे में पड़ जाता है और कहता है, तो आपका मतलब यह है कि आप भविष्य से आई हैं? शनाया जवाब देती है, हाँ ऐसा कह सकते हैं, मैं भविष्य से आई हूं, लेकिन मेरा वर्तमान और मेरी दुनिया वही है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया मेरे साथ। उस परछाई जैसे दिखने वाले आदमी ने कहा था कि ये सब इस निशान की वजह से हो रहा है। साला एक बार मिल जाए ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कोने में बैठ कर रोएगा।
साला उसे आत्मा और बॉडी को एक्सचेंज करने का बड़ा शौक है। शनाया अपनी कलाई दिखाते हुए कहती है, वो बोल रहा था मुझे चुना गया है, लेकिन पता नहीं शायद किसी काम के लिए, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था, आत्मा शरीर ऐसा कुछ, और कमीने ने लाकर पटक दिया इस एंटीक दुनिया में। अरे यार, अगर भेजना ही था तो किसी फ्यूचर में भेजते जहां टेक्नोलॉजी हो, लाइफस्टाइल हो। साला भेजा भी तो भाले और तलवारों के बीच। पता नहीं वो आदमी कौन था, और ये टैटू जैसा निशान। मंत्री झट से जवाब देता है, वो परछाई सही कह रही थी, ये निशान बहुत ही महत्वपूर्ण निशान है। इसके बारे में इस वक्त मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। आप इस वक्त यहां से जाइए। मैं इस राजघराने का वित्त मंत्री हूं। मेरे कई सारे लोग इस राज्य में आपकी मदद कर सकते हैं। बाहर निकलकर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढिए। जब ये सब थोड़ा थम जाएगा तो मेरे आदमी आपको ढूंढ लेंगे। किसी से भी मदद मांगना, लेकिन किसी को अपनी असलियत मत बताना। तुम्हारा चेहरा हर कोई नहीं जानता। तुम इस वक्त जिसके शरीर में हो वो इस राजमहल में ही पली बड़ी है। बाकी सारी बातें मिलने पर बताऊंगा, अपना ख्याल रखना। ये सब सुनकर शनाया की हिम्मत थोड़ी सी बढ़ती है और वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल की बैठक बैठती है, जिसमें कुल 6 सदस्य हैं। बड़े से बरामदे में एक बड़ी सी टेबल लगी है और 6 कुर्सियां लगी हैं। मंत्रिमंडल के सारे सदस्य आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं। ये वो लोग हैं जो चंद्रसेन के पूरे राज्य को चलाने का कारोबार संभालते हैं, और इनके काम आपस में बटे हुए हैं। इनमें सबसे मुख्य रूप से चंद्रसेन के सबसे करीब महागुरु आचार्य हैं, जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। महागुरु बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी, लेकिन कर्म से पूरी तरह चंद्रसेन के समर्थन में होते हैं। फिर चाहे वो कितना भी क्रूरता की सीमा का निर्णय लेना हो, या फिर प्रजा के कितने भी खिलाफ हो, और राजा चंद्रसेन को लुभाने में वो जरा भी नहीं चूकते। उनकी सारी सोच और सारे ज्ञान का इस्तेमाल राजनीतिक मामलों में लगता है। चंद्रसेन भी बड़ी सलाह लेने के लिए महागुरु आचार्य पर ही निर्भर रहता है। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसलिए महागुरु आचार्य से भी कोई बैर नहीं रखना चाहता। मगध के सम्राट चंद्रसेन के मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से मिलने और मगध के राजकुमार बलराज की हत्या के बाद सम्राट चंद्रसेन का अगला कदम क्या होगा? क्या मगध की प्रजा राजा चंद्रसेन के क्रोध का सामना कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी एक थी शीरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।